जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। सैनिकों के हक की बात करें, चाहे ओरूप हो, चाहे एमएसपी हो, चाहे सीएसडी में इक्वलिटी हो, चाहे अपने री एम्प्लॉयमेंट को लेके मैं जो भी वीडियो बनाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी एक कमेंट्स जरूर दें, ताकि पता तो चले कि आप लोग भी सरकार के काम से कितने खुश हैं या नहीं है, इससे पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरूप की। आपको बताना चाहूँगा, ओरूप जब से लागू हुआ तब से ही ये विवादों में है। यानी कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमने असली वाली ओरूपी लागू की, यानी कि जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट आई। कांग्रेस ये बोलती है कि हम लोगों ने जो चीज़ बनाया, एक बजट जिसका पेश किया, या हमने एक बजट जिसका रखा था, वो का वही सेम बीजेपी ने आगे प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उसके बाद में 2014 में उनकी क्या है, सरकार चली गई थी। तो इसको लेके कई वाद विवाद हुए हमारे सैनिकों की तरफ से, इसको लेके काफ़ी मतलब इसका विरोध दर्ज किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पुटअप हुआ। तो तब से आप देख रहे हैं कि हमें भरोसा दिलाया गया था कि बिल्कुल ओरूप में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा कमेटियों के माध्यम से, जिसमें कि अभी हाल ही में फिर ये तय किया गया था कि हर 5 साल में ओरूप का, यानी कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होगा। तो इसमें भी हमारे फौजी लोगों ने बोला था कि हर साल में नहीं, हर 5 साल में नहीं, बल्कि हर साल में होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, गवर्नमेंट ने बोला था कि 5 साल में इसका रिवीजन करेंगे, और जैसे 5 के 7 साल हो गए हैं, तो जैसे इसके 5 साल कंप्लीट हुए, रिवीजन का टाइम आया, उससे थोड़े दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसके ऊपर में एक कमेटी बना दी। बोला कि जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा, और उसके लिए जो टाइम पीरियड रखा था वो रखा था 2 महीने का। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, ये कमेटियां अपना जो रिपोर्ट है वो सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें ना ही कोई फैसला आया, ना ही इसमें हमारे हक के लिए कोई बात की गई। लाखों आज भी हमारे ऐसे देश के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जंतर मंतर में बैठ के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, ताकि उनको भी सम्मान मिले, ताकि उनकी भी आवाज़ सरकार सुने, और फौजियों के हक में न्याय की जो लड़ाई है उसमें जीत मिले। तो अब हमारे लिए जो एक लास्ट उम्मीद बच जाती है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से देखा गया है कि चाहे हमारा वन रैंक वन पेंशन वाला मैटर हो, चाहे जो दिल्ली हाईकोर्ट में मिलिट्री सर्विस, यानी कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो हमारा जोखिम बनता है वो सबको समान मिलना चाहिए, चाहे उसको लेके केस हो, तो दोनों में तारीख पे तारीख मिल रही है। अभी जो भरोसा था कि शायद फरवरी में हमारे वन रैंक वन पेंशन के ऊपर में मतलब कोई फैसला आ जाए, और एक बार वापस जो थी हमें निराशा याद लगी है, फिर हमें एक नई तारीख मिल जाएगी। और उसके बाद में अब क्या कह सकते हैं, आप लोगों की क्या राय है ये ज़रूर देना। लेकिन जो एक फौजियों की जो हक की बात है वन रैंक वन पेंशन की, उनको मिलना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि शांति प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को बिल्कुल कुछ समझे ही ना। ये वही सैनिक हैं जिनके नाम पे आप लोग वोटों की राजनीति करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि पक्ष अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करता, अगर विपक्ष मजबूत रहता, तो वो भी इस चीज़ को प्रखरता के साथ में उठाता, जिससे कि सरकार के भी मतलब थोड़ा सा कानों में ये मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन विपक्ष भी कमज़ोर, क्योंकि अपनी कथनी और अपनी करनी से ही आदमी की जो हालत होती है, अगर आज भी नहीं सुधरे तो ऐसे ही रह जाएगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेके। आपको पता ही है कि सेना में बॉर्डर पे एक जवान ड्यूटी देता है, वहीं जीसीओ साहब के अंडर में रहता है, उसकी एक प्लाटून्स होती है। तो और उसके बाद में उसी प्रकार एक कंपनी जो रहती है, कंपनी कमांडर के अंडर में उसी प्रकार एक बटालियन रहती है हमारे कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में। तो देखो, जैसे ऊपर वाले जो क्या होते हैं वो कमांड करते हैं, यानी कि दिमाग उनका होता है, तो जो फिजिकल जो बंदा खड़ा रहता है वो एक सेना का जवान होता है। अगर ऑफिसर्स क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को अगर एक मान लिया जाए कि एक खाका तैयार करते हैं किसी भी युद्ध के स्तर का या किसी भी स्तर का, लेकिन उस चीज़ को ग्राउंड रियलिटी में या उसको उसको मुमकिन करने के लिए जो जवान होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो उसके साथ में जो ये जोखिम बचता है, अलग अलग करके बांट दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सभी को समान मिलनी चाहिए, और इसको लेके हमारी सेना ने भी काफ़ी बार सरकार को ज्ञापन सौंपा है, और सरकार ने कई बार उसको निरस्त भी किया है। तो वापस दिल्ली हाईकोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उसमें भी ऐसे तारीख मिल रही है। तो जो भी उसमें कोई फैसला आएगा आप लोगों को जरूर सूचित करेंगे। थर्ड है आपका हमारा एजुकेशन अलाउंस को लेकर। जो आपने देखा होगा, रिटायरमेंट जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से बच्चों का चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, उसमें भी पेंडिंग चल रहा है। 2017-18 से किसी का नहीं आया है, किसी का 18-19 का भी नहीं आया है, तो उसको लेके भी चल रहा है। कोरोना तो भले ही 2020 में आया, लेकिन उससे पहले की भी काफ़ी चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है।
चौथा है सीएसडी का। एक जवान सेना में नौकरी करता है, क्या उसका ये अधिकार नहीं कि आने के बाद में वो अपनी एजुकेशन के आधार पे अच्छी नौकरी अगर पाता है तो उसको भी अपनी मर्जी से, जो एक जवान को एक सीसी में बांट रखा है कि इतने से ज्यादा सीसी का वो कार नहीं ले सकता है, हमारे पीवीओआर यानी कि जो हमारे पर्सनल बिलो अदर रैंक्स होते हैं जिसमें हमारे जीसी साहब तक आ जाते हैं, तो क्यों ऐसा बांटा गया है? क्यों एक रिटायरमेंट के बाद में भी उस सैनिक को सम्मान नहीं मिलता है कि वो अपने दम पे, अपनी काबिलियत के दल पे अगर अच्छी नौकरी पाता है, अच्छा अपना जीवन यापन करता है, तो क्यों वो अपने लिए अपनी पसंद की कार नहीं ले सकता है जो कि अधिकारियों को मिलती है, या क्यों उसकी एक सीमाएं बांध रखी हैं? ठीक है। और चौथा है हमारा जो मेन पॉइंट है वो है हमारा रीएम्प्लॉयमेंट का। सरकार ये वादा करती है कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ में हम लोग एक्स सर्विसमैन कोटा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक सैनिक जो होता है अपने चाहे 18 साल, 20 साल, 22 साल की सेवा करके अपने घर आता है, और कई बार क्या होता है कि लोग सेना में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि सेना में एक पर्टिकुलर एक रेशियो होता है कि एक बटालियन में इतने अधिकारी, इतने जीशो साहिबान, इतने हवलदार, इतने नायक या इतने लांस नायक या इतने जवान रहते हैं, तो किसी को प्रमोशन नहीं मिल पाता है। प्रमोशन मतलब काबिलियत तो होती है, लेकिन प्रमोशन के में आने तक उसका एज फैक्टर कहीं न कहीं कुछ और भी चीज़ें हो जाती है, तो जिस कारण उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो जब वो रिटायरमेंट आता है, वो इस भरोसे में आता है कि शायद भारत सरकार ने हमको एक्स सर्विसमैन कोटा दे रखा है। जो बंदा 20-22 साल बॉर्डर पे रह के आता है या फौज में रहता है, उसकी तुलना अगर आप आज के बच्चों से करेंगे तो ये गलत है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चाहे 2000, मैं भले बात कर लेता हूँ राजस्थान की, और मैं अभी यहाँ पर कांग्रेस है, इससे पहले बीजेपी थी। तो 2016 में जब ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक के जो टेस्ट हुए थे, उसमें आप यकीन मानेंगे शायद अंतिम रूप से चयन मुश्किल से 3 या 4 फौजियों का होता। जो पहली लिस्ट आई थी उसमें केवल 3 का होता, उसमें चल रही थी 40% की अनिवार्यता। और क्वेश्चन उसमें ऐसे थे, क्वेश्चन देख के लग रहा था कि शायद सरकार की मंशा भर्ती करने की है ही नहीं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक जीके में क्वेश्चन ये दिया गया था कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का कार्यकाल इससे तक था, 4 सन दे रखे थे। आप बता दीजिए कि मतलब ठीक है, आप जीके मतलब हम जीके क्यों हम ब्रिटेन का याद करें? क्यों हम अपने इंडिया का गौरवमय इतिहास याद न करें? क्यों हम महाराणा प्रताप से रिलेटेड जानकारियों के उसमें क्यूज न दें? क्यों हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग न दें? क्यों हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग क्वेश्चन पेपर न बनाए? क्यों हमें ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का हमें मतलब क्वेश्चन में डालना है? ठीक है, आप कोई करंट अफेयर का कोई चीज हो सकता है तो वर्ल्ड लेवल से वो पूछ सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के आप ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम पूछ सकते हैं। अब ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछ के आप क्या चाहते हैं? लगता नहीं है कि आप भर्ती करना चाहते हैं। तो इसी जो ये चीज हुआ था, इस क्रम में क्या था कि 40% जो आप फौजियों को छोड़ दिए, बच्चों के ही नहीं आए थे। उसके बाद में कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज फिर उनकी मेरिट डाउन करके कर दिया गया था, लेकिन फौजियों के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए थे उनका वैसे ही रह गया। तो अब इस एक्सर्विसन कोटा भले आप दें, चाहे मैं यहाँ की नहीं, मैं बहुत जगह की बात कर रहा हूँ, अपना खाली जाता है। क्या एक फौजी बंदे हो, क्या एक पुलिस डिपार्टमेंट के लायक भी नहीं है वो, कि जो उसके लिए मिनिमम नंबरों की जो ये लगा रखी है आपने, ये चीज़ ये गलत है। क्योंकि जो बंदा फौज में 18 साल या 20 साल नौकरी करके आता है, क्या वो पुलिस प्रशासन में नौकरी करने लायक नहीं है? क्या वो एक ग्राम सेवक के रूप में काम करने लायक नहीं है? क्या वो एक पटवारी के रूप में काम करने लायक नहीं है? उसने कुछ भी नहीं किया होगा। तो इन भर्तियों की जो एक एजुकेशन क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन की। उसने ग्रेजुएशन किया होगा, उतना उसको नौकरी का तजुर्बा, उतना उसको अनुशासन का तजुर्बा, क्या वो बेहतर रोल अदा नहीं कर सकता? क्यों एजुकेशन के मामले में ये चीज़, ये तो क्वेश्चन वैसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ यार, अपना चीज़ पूछा है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगता नहीं कि सरकार की मंशा भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेटों में मैंने देखा है अपना एक्सर्विसन कोटा, इसी कारण जो मिनिमम नंबरों की जो अनिवार्यता है उसके कारण ऐसा ही रह जाता है। तो या तो हमें ये कोटा देना बंद कर दिया जाए या सैनिकों को इसमें छूट दी जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।